हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं RWA की वेबसाइट पर फ्री वीकली टेस्ट का RRB NTPC का मिनी मॉक टेस्ट, जो कि मैथ्स का हम लगाने वाले हैं आज। ठीक है जी। तो काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मिनी जो मॉक टेस्ट ये अपलोड करते हैं, इसमें मैथ्स का सॉल्यूशन कराया जाए। तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो जिन बच्चों को पता है, वैसे मोस्टली बच्चों को पता ही है कि आप इस मॉक टेस्ट तक कैसे पहुंचेंगे। बट जिनको नहीं पता तो आप RWA की वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए RWA। उसके बाद जो इनकी वेबसाइट खुलती है, इसमें साइड में जो इतने सारे ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको फ्री वीकली टेस्ट पे जाना है। उसमें सबसे ऊपर ही इस वक्त आपको दिखेगा RRB NTPC मिनी मॉक 2025। ठीक है। इसमें आपको जाना है अंदर व्यू डिटेल्स पे। ठीक है। तो इसमें आपको चारों सेक्शंस के 3 सेक्शन के दिखेंगे। ये फोर्थ जो है अनकेटेगराइज्ड, अब इसमें पता नहीं क्या है, देख लेना बाद में। तो जो मैथ्स का सेक्शन है ना, तो इस वाले सेक्शन में जो अपलोड किए गए मॉक टेस्ट है, इसमें से जो रिसेंटली अभी 21 यानी कि आज नहीं, कल कल ही अपलोड किया गया है। तो इस वाले को आज हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है जी। तो इसमें 30 क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने वाले हैं। आपके NTPC में 30 ही क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के। तो उसके लिए इन्होंने 40 मिनट आपके लिए रखे हैं, जो कि मोर देन सफिशियंट है। काफ़ी टाइम है, कर देंगे आप। ठीक है। तो चलिए फिर इसका शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। एग्री एंड कंटिन्यू। बाकी भाई आवाज़ थोड़ा सा ख़राब हो रही है, तो इसको टॉलरेट कर लेना थोड़ा सा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा, तो इस मार्कर के आने के बाद स्क्रीन पॉज हो जाती है। तो स्क्रीन पॉज होने की वजह से यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा। बट ये टाइम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पॉज होगी, इस वजह से ये रुका हुआ दिख रहा है। टाइम बैकएंड में चल रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाता हूँ, टाइम कंटिन्यू आपको होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को कृपया करके आप दूसरे तरीके से ना लें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्या बोला इसने, वरुण ने क्या है, करुण ने वरुण से 12,000 रुपये और तरुण से 15,000 रुपये समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लिए। अच्छा, वरुण उधार ले रहा है, वरुण, सॉरी, करुण उधार ले रहा है। ये क्या सेम सेम से नाम रख दिया उन्होंने। करुण उधार ले रहा है वरुण से और तरुण से। ठीक है। SI की रेट पर ले रहा है, 2-2 साल के लिए ले रहा है। यदि करुण ने 2 वर्ष की अवधि के अंत में वरुण को इतने का ब्याज दिया, तो 2 वर्ष की अवधि के अंत में वह तरुण को कितना ब्याज देगा। देखो, इसने, करुण ने 12,000 रुपये तो इससे लिए हैं वरुण से। ठीक है, 12 के। और तरुण से लिए हैं 15 के। ठीक है। ठीक है। 2 वर्ष के लिए लिए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो वो वरुण को 2 वर्ष में 1,680 रुपये ब्याज दे रहा है। तो 1 वर्ष में वो कितना ब्याज देगा, इसको आधा कर दो, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 0। तो 840 रुपये 1 साल में वो ब्याज देगा वरुण को। ठीक है। कितने रुपए पे, 12,000 रुपये पे। तो हम परसेंटेज निकाल दें इसका, रेट निकाल दें, सॉरी। तो इंटू 100 करेंगे तो परसेंट में आ जाएगा रेट। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 12 6 72, 12 7 84। तो हमें पता चल गया कि रेट तो 7% है, और ये कह रहा है रेट जो है वो समान है, सेम रेट पे इसने लिया है। तो तरुण को भी 7% की रेट से देगा ये ब्याज। तो तरुण को कितना ब्याज देगा 2 वर्ष बाद, ये बताना है। तो बहुत सिंपल, 1 साल में 7% देता है, तो 2 साल में 14% देगा। तो 15,000 का आपको 14% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14, 1 जीरो बचेगी। 14 पंजे 70, 14 एकम 14 और 7 21। तो 2100, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई स्क्वायर इकाई है, जहाँ पे बेलन की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। यदि ऊंचाई दोगुनी और त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है। आसान सा सवाल। इसने बोला बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच। ठीक है। ये होता है, जो कि आपको 64 पाई दिया हुआ है। तो 2 पाई, आर की वैल्यू आर ही दे रखी है, और एच की वैल्यू भी आप आर मान लो, क्योंकि आर और एच दोनों बराबर है। तो आर और आर कितना हो गया, 2 आर हो गया। ये बराबर कितना है, 64 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 आर स्क्वायर बराबर 64। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 छिक 24।
तो आर स्क्वायर बराबर 16 आ गया, तो आर बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, सिंपल। तो आपकी रेडियस आ गई 4, रेडियस आ गई 4, और इसका जो ऊंचाई थी वो भी दोनों बराबर है, तो दोनों 4 हो गया। अब अगली सिचुएशन क्या है, क्या बोल रहा है ये, अब पाई की वैल्यू पाई ही रखना, ठीक है, 2 पाई आर, सॉरी आर इसमें कितना है, 4 है, 2 पाई आर, आर प्लस एच, सॉरी आर इसने क्या कर दिया, त्रिज्या आधी कर दी है, तो रेडियस को आधा कर दिया तो 2 हो गई, त्रिज्या अब 2 हो गई, और ऊंचाई को इसने दुगना कर दिया, तो इसको अब 8 मानना है, ठीक है। तो आर 2 प्लस एच कितना है, 8, ठीक है। 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये होता है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये कितना हो गया, 4 पाई, अरे वाह 4 पाई ब्रैकेट में 8 और 2 10, तो 10 चौक 40, 40 पाई, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी से सॉल्यूशंस देखेंगे ना, स्मार्ट तरीके से करेंगे। एक बल्लेबाज 96 रन बनाता है, 2 चौके 6 छक्के शामिल है उसमें, विकेटों के बीच दौड़कर अपने उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया। बहुत आसान सा सवाल, 2 चौके मारे यानी 8 रन चौकों से मारे, 6 छक्के यानी कि 36 रन इसने छक्कों से मारे, तो 44 रन इसने टोटल किससे मारे, बाउंड्रीज में मारे, 96 में से, ठीक है। तो दौड़ किसने कितने लिए होंगे, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, तो 52 रन इसने 96 रन में से भाग के लिए, तो ये कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये 6 दूनी 12, 25 दूनी 50 के आसपास आएगा, लेकिन दो ऑप्शन 50 के आसपास है, तो जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो 13 को 25 से, तो 13 पंजे 65, 6 13 दूनी 26, 30 और 2 32 बटे में 6, तो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, पॉइंट 54 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हैं, ठीक है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना, बहुत इजी सा क्वेश्चन। आपको बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना, आई थिंक सेकेंड या फर्स्ट चैप्टर में, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है आपका सी अपॉन में ए, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बस। तो इसको सॉल्व करेंगे ना जब आप इसको, तो ये बीटा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी अपॉन ए, तो ये जो होता है ना ए एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए होता है, एक्स का मल्टीपल बी होता है, और ये जो किसी का मल्टीपल नहीं है सी होता है, ठीक है, ठीक है। तो ए माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी यानी कि -8 बटे में ए कितना है 3, ठीक है, अपॉन में सी अपॉन में ए, सी कितना है 2, और अपॉन में ए कितना है 3, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 चौक 8, माइनस का 4 इज दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% की छूट देता है, इस लेन देन में उसे उस वस्तु पर 25% का लाभ होता है, यदि खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु की कीमत इतनी है तो अंकित मूल्य बताना है। सेम क्वेश्चन कल भी शायद मॉक में आया था। उसने कहा खुदरा व्यापारी इतने रुपए में किसी चीज़ को खरीदता है, उसके बाद वो एक मार्क प्राइस रखता है, अंकित मूल्य कुछ रखता है, जिसपे वो 40% की छूट देने के बाद 25% का लाभ कमाता है, यानी कि इसने इस वस्तु को 25% के लाभ पे बेचा, तो 4320 को इसने 25% के लाभ पे बेचा, तो इसका 25% यानी कि 1/4, 25% मतलब 1/4, तो 1/4 इसका कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 0, 4 अट्ठे 32 0, तो इसको इतना प्रॉफिट हुआ इस पे, ठीक है। तो 0 8 2 10, 4 4 1 5, यानी कि उसने 5400 रुपये की वो चीज़ बेची, ठीक है ना। इस पर 25% का प्रॉफिट मतलब 1080 का प्रॉफिट, तो इसने 5400 रुपये में वो चीज़ बेची, और 5400 रुपये में उसने मार्क प्राइस पर 40% की छूट देकर बेची। तो जो भी मार्क प्राइस रखा था ना, तो मार्क प्राइस पे 40% की छूट दे दी, तो मार्क प्राइस कितना बचा, 60% बचा ना, तो यानी ये जो है वो मार्क प्राइस के 60% के बराबर था, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 6 9 54 और 3 0, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का बोरियत वाले क्वेश्चंस आ गए भाई। कॉस कॉस दे रखा है, साइन साइन दे रखा है, साइन कॉस साइन, तो भाई इनको साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा जिससे कि ये एक बन जाए। तो इस कॉस को आप क्या लिख सकते हो, कॉस को कॉस कॉस स्क्वायर 90 -70 लिख सकते हो आप इसको, 20 को है ना, 90 -70 लिख सकते हो, प्लस कॉस स्क्वायर 70 रहने दो,
ठीक है, जिससे कि हम इसको साइन स्क्वायर 70 में बदल सकें। ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो अब साइन थीटा में बदलेंगे तो दोनों मिलके एक हो जाएंगे। सेम नीचे करना है आपको, तो साइन स्क्वायर को यही रहने दो, प्लस साइन किसी को भी चेंज कर लो, ये लिख दो आप 90 माइनस कितना हो जाएगा ये 60, 31 हो जाएगा ना, 59 है तो 90 माइनस 31 हो गया। ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 70, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 70, तो दोनों मिलके एक होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसे नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर 31 हो जाएगा, ये 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये साइन स्क्वायर 31, ये कॉस स्क्वायर 31, ये भी 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 1। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू आ गई 1। सेम इसके साथ आपको करना पड़ेगा, ये साइन 64 डिग्री प्लस, अब इनमें से किसी एक कॉस में चेंज करना है ना हमें, तो क्या करो भाई, इसको ऐसे रहने दो, कॉस 64 इंटू इसको लिख दो साइन 90 माइनस 64। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी कॉस 64 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस 64 इंटू कॉस 64, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 64। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है ना, तो ये भी 1, ये भी 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करते हैं इसको। पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5/12 = 84। ठीक है, अब इंटू 1/4 करेंगे भाई, कैलकुलेशन कराना चाहते हैं कि -1 में इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 1/16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चाहते हैं, क्या कर दें, क्या 5/4 = 16, 4 × 8 = 32 और 1 = 33, 336 माइनस 1/16, तो 16 दूनी 32, 16 × 16, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 336। ठीक है, तो ये आ गया 5, एक एक पंजे 5 माइनस 16, 1 × 16 दूनी 32, 16 × 16। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 16 × 4 = 20 और 1 = 21, तो -16/336 आ गया, तो ये 16 से काट दो, 16 × 16, 16 × 32, 16 × 16, तो -1/21, -1/21 आ गया यहाँ पे, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 4 दूनी 8। ठीक है, ये खत्म, तो 5 × 5 5 × 15, तो ये आ गया 2/3, और ये माइनस का 2/3, तो ये दोनों तो कट गए प्लस माइनस। ठीक है, नीचे देखें, तो ये डिवाइड है तो इंटू कर देंगे, ऊपर चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 + 1/2, तो ये आ गया 5/2। ठीक है, तो 1/21 माइनस का अपॉन में 5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे इंटू में, और ये 21 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 21 यहाँ से खत्म, 2 यहाँ से खत्म, तो ये हो गया -2/21 × 105, बट ये तो हमें ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा। ये रहा, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगरपालिका चुनाव में 3 प्रत्याशियों संतोष, रवि और विपिन ने चुनाव लड़ा, और उन्हें वैध मत का इतने के अनुपात में थे, उन्हें मिले वैध मत, यानी कि उनको जो वोट्स मिले वो इस रेशियो में थे। यदि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को इतने वोट से हराया, तो विजेता कौन होगा, जिसको सबसे ज्यादा मिले, यानी कि 11 वाला विजेता, और इसका निकटतम प्रतिद्वंदी जिसको इससे कम मिले वो 9 वाला। तो इनका ये अंतर कितना है, 2 यूनिट का। ठीक है, डिफरेंस 2 यूनिट का है, तो इसने 2 यूनिट से हराया, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8350, ये 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो इसको 2 से भाग करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चुनाव में पड़े वैध मतों की संख्या बतानी है, यानी कि इनको टोटल कितने वोट्स मिले हैं सबको ये बताना है, तो 11 4 15, 5 20 और 4 24, तो 24 से मल्टीप्लाई करना, 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 12 पंजे 60, 6 12 तिया 36, 4 40 और 2 42, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96 और 4 100, तो 100 200, ऑप्शन नंबर सी बहुत सही, 100 200, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 403 और 496 को पूर्णतः विभाजित करती है। देखो, सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है इन इन दोनों को विभाजित करने वाली, तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब होता है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालना है। देखो, एचसीएफ आप निकालोगे तो नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो आप। ठीक है, बाकी आपको एचसीएफ का पता होगा,
मैंने भी कभी ना कभी किसी मॉक में बताया होगा। HCF का मतलब होता है इनका डिफरेंस या उसका कोई फैक्टर। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 403 और 96, इनका डिफरेंस आसान है ना निकालना। तो 93, या तो इनका HCF 93 होगा या 93 का कोई फैक्टर होगा। तो 93 को किससे काट सकते हो? 2 से 3 से काट सकते हो, 3 3 और 3 एकम 3। अगर 31 गुना 3 है तो आपको पता है 31 अब ब्रेक नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो या तो 93 होगा HCF या 31 होगा। तो 93 इसमें ऑप्शन में है, तो एक बार 93 से इसको काट के देखें। तो 93 देखो 3 से कट रहा है, बट ये 3 से नहीं कट रहा है, इट मीन्स कि 93 से तो नहीं कटेगा। अब ये केवल और केवल 31 हो सकता है इसका HCF, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था इसका, सबसे बड़ी संख्या जो इन दोनों को काटे, उसके लिए हमने इनका डिफरेंस देखा। आंसर या तो डिफरेंस होता है या फिर उसका कोई फैक्टर होता है। जब हमने इसके फैक्टर किए तो वाया 31 गुना 3, 31 के आगे कोई फैक्टर ही नहीं हो सकता क्योंकि 31 एक प्राइम नंबर है, इट मीन्स कि 31 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्यों नहीं दिखा रहा? हम्म जीवन अकेले किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो जीवन किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। G2 अकेले 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो भाई G2 किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। G3 उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। G3 उसी काम को 60 दिन में, तीनों मिलके कितने दिन में करते हैं पूछा है? साथ मिलकर कार्य किया और पूरा काम किया, ठीक है। जीवन और G2 को द्वारा प्राप्त संयुक्त हिस्सा इतना है। अच्छा, जीवन और G2 को टोटल इतने रुपए मिले हैं, तो तीनों श्रमिकों को कुल मिला के कितनी राशि मिलेगी? जो राशि मिलती है, पैसा मिलता है श्रमिकों को, वो उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में मिलता है, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। एलसीएम कितना हो गया? 60, 6 दूनी 12, 120 और 4 तिया 12 और 6 दो छिक 12, तो ये इनकी एफिशिएंसी होगी। अब एफिशिएंसी के रेशियो में G1 और G2 को टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं? 2700 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि 6 और 3 9। इन्होंने 6, G1 ने 6 काम किया, G2 ने 3 काम किया, तो इन दोनों को कुल मिला के 9 यूनिट मिलना चाहिए था, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2700। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 9 तिया 27, 300 हो गई। और तीनों को मिला के कुल कितना मिलना चाहिए? 6 3 9 और 2 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 गुना 300, 11 तिया 3300। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई लड़का अपने घर से अपने विद्यालय की ओर 40 की स्पीड से जाता है और वह 10 मिनट लेट पहुंचता है, आगे जाके वो कुछ मिनट पहले पहुंचेगा, देखना गारंटेड। यदि वह 35 किलोमीटर की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट, अच्छा हाँ, देरी से पहुंच रहा है ना, यहाँ पे पहले पहुंच रहा है, यहाँ पे देरी से पहुंचेगा। ठीक है, बहुत बहुत आसान से सवाल बार बार आते हैं एग्जाम में। तो बोल रहे 35 की स्पीड से यात्रा में लगने वाला समय। देखो, अपने विद्यालय तक जाता है घर से, तो डिस्टेंस तो सेम है ना, यहाँ से विद्यालय तक जाता है, बस स्पीड अलग अलग है। जब डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया जाए अलग अलग स्पीड से, तो स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्स होता है, ठीक है। जैसे पहले वो 40 की स्पीड से जाता था, ठीक है, तो वो 10 मिनट लेट पहुंचता था, ठीक है, उसको सॉरी 10 मिनट पहले पहुंच जाता था, ठीक है। अब वो 35 की स्पीड से जाता है, अब वो 5 मिनट लेट पहुंचता है ना, 5 मिनट लेट पहुंचता है। तो भाई इनका रेशियो हो गया 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35। ये किसका स्पीड का रेशियो हो गया? तो टाइम का रेशियो जो होता है इनका उल्टा होता है, तो 7:8 हो जाएगा टाइम का रेशियो, ठीक है। तो पहले से बाद वाली स्पीड में उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है? 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। पहले वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, अब वो 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। मतलब 10 मिनट तो इसने कवर किए ही किए, 5 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए, यानी कि बाद वाली स्पीड से उसे कितने मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं? टोटल 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं पहले के मुकाबले। अगर उसको पहले 7 यूनिट टाइम लग रहा है, अब 8 यूनिट टाइम लग रहा है, तो कितना टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है? 1 यूनिट टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। और इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है ना। 15 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। पूछ क्या रहा है? 35 की चाल से लगने वाला समय। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 15 है और इसको टोटल 8 यूनिट टाइम लग रहा है, तो 15 अट्ठे 120 मिनट लगेंगे इसको 35 की चाल से। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने भाई? ये संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं और इनकी माध्यिका 77 है, 77 है। एक्स का मान बताना है, तो इन्होंने बहुत आसान कर दिया। ये जो है, अच्छा एक्स दे रखा है इसमें, ये जो है ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखी गई है। और माध्यिका क्या होती है? आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, और उसके बाद उसका जो मिडल होता है, बीच वाली जो संख्याएं होती हैं, वो होती है माध्यिका। तो इसके बीच में कौन सी संख्या है? कितनी संख्या टोटल गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याएं, तो 4 इधर चली जाएंगी, 4 इधर चली जाएंगी, बीच की जो 2 संख्या उनका एवरेज होगा माध्यिका। तो 4 इधर चली गई, एक ये वाली बची और एक ये वाली, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 और 2 6x प्लस 3 और 1 4। इनका जो एवरेज होगा वो होगा इनकी माध्यिका, यानी कि 77, ठीक है। तो 2 से काट दो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो ये 2 इधर चला जाएगा माइनस में, और 3x की वैल्यू आ जाएगी 75। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, x की वैल्यू आ गई 25। ऑप्शन नंबर डी इज दी
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बेलन ए और बी की त्रिज्या क्रमशः इतने के अनुपात में और ऊंचाई क्रमशः इतने के अनुपात में है। ए से अपेक्षित बेलन बी के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब ए के सापेक्ष बी का रेशियो बताना है, यानी कि ए से बी का रेशियो बताना है। वक्रपृष्ठ यानी कि क्या है, ये बेलन है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ आपको पता है क्या होता है, 2 पाई RH होता है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 2 पाई, आर कितनी है यहाँ पे, ए की आर है 4, एच कितनी है ए की 7 × 7, ठीक है। इसका रेशियो निकालना है किससे, बी से। बी का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 2 पाई, आर कितनी है इसकी 7 × एच कितनी है इसकी 5, ठीक है। इनका रेशियो तो 2 पाई से, तो 2 पाई का कैंसिल हो गया, 7 से 7 गया, तो 4:5। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। इस तरीके से आपको रेशियो निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 5 और 10 के सिक्के इस प्रकार हैं कि उनकी संख्याओं का गुणनफल इतना है। थैले में कुल धनराशि इतनी है, तो 10 के सभी सिक्कों की कुल धनराशि कितनी है। देखो थैले में 5 और 10 के कुछ सिक्के हैं, तो मैंने माना 5 के सिक्के जो हैं वो एक्स है और 10 के सिक्के जो हैं वो वाई है, ठीक है। इनकी संख्याओं का गुणनफल दे रखा है कितना, 135। कुल धनराशि 165 है, तो यानी कि 5 के सिक्के की धनराशि टोटल कितनी हो जाएगी, 5 5 के एक्स सिक्के हैं तो 5x प्लस 10 10 के वाई सिक्के हैं 10y बराबर कितना हो जाएगा 165। 10 के सभी सिक्कों की कुल धनराशि कितनी है, तो 10 10 के टोटल सिक्के कितने हैं। एक सेकंड, ये तो दो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए, एक मिनट इसको ऑप्शन से देखें क्या, एक सेकंड। डी ऑप्शन कहाँ है भाई, ओके। अच्छा एक चीज़ समझो, इसको तो हम बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं इसमें। 10 के सभी सिक्कों की कुल धनराशि बतानी, तो 10 10 के जो सिक्के होंगे वो राशि जो होगी उनकी, उसके एंड में जीरो तो आना ही है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 10 10 के सिक्के मिला के क्या 85 रुपये बन सकते हैं क्या, कॉमन सेंस है ना ये तो। 10 के जितने भी सिक्के होंगे उसके एंड में, जैसे मैंने कहा 10 के जितने भी सिक्के होंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक जीरो तो एंड में आना ही है ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो 10 के या तो 90 रुपये हैं या 80 रुपये हैं, तो 10 10 के सिक्के जो हैं या तो 9 होंगे या 8 होंगे। बट इसने एक चीज़ और दे रखी है, ये चीज़ कि जो उनके सिक्कों का मल्टीप्लीकेशन है ना वो 135 है ना। 5 के और 10 के सिक्कों का जो गुणनफल है ना वो 135 है। तो या तो इसमें 9 होगा या फिर 8 होगा। अगर दोनों संख्याएं हैं 9 और 8 इसमें, जो कि मुझे देखते ही पता चल रहा नहीं है, तो फिर दोबारा बेसिक से करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर दोनों को ऑप्शन को पुट करना पड़ेगा। देखो इसमें 8 तो कहीं से कहीं तक दिख नहीं रहा, तो इसमें 9 है, 15 निम्न 135। तो 9 जो है वो 10 10 के सिक्के हैं 9, और 5 5 के सिक्के हैं 75, 15 सॉरी, ठीक है। तभी तो इनका गुणनफल ये आ रहा है। और देखो ये 75 रुपये हो गए, ये 90 रुपये हो गए, टोटल मिला के 165 हो गए। समझ पाए, मल्टीपल से आप 30 सेकंड में इसको कर सकते थे। हमें पता है 10 10 के सिक्के जो होंगे वो जो भी राशि बनाएंगे उसके एंड में जीरो आएगा, तो दो ऑप्शन खत्म। अब मैंने देखा या तो 10 के 9 सिक्के होंगे या तो 10 के 8 सिक्के होंगे, तो मैंने मल्टीपल में चेक किया तो उन दोनों की जो संख्या है ना उनका गुणनफल 135 है, ठीक है। तो 135 के अंदर 8 भी आना चाहिए था, अगर 8 सिक्के हैं तो 8 तो इसके अंदर आ नहीं रहा, इट मीन्स कि 9 इसके अंदर आ रहा है, तो 9 सिक्के 10 10 के हैं, खत्म बात, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों की कुल संख्या वाई थी। उनमें से 40% मत अवैध थे। जितने जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे उम्मीदवार को 6000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। देखो डाले गए टोटल वोट से वाई, 40% अवैध थे, तो टोटल वैध वोट कितने पड़े 60%, यानी कि 6/10 पड़े वोट्स, ठीक है। और जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसने 60% वोट प्राप्त करे, लेकिन दूसरे उम्मीदवार को उसने 6000 वोट से हरा दिया। अगर इसने 60% प्राप्त किए तो दूसरे ने 40% प्राप्त किए होंगे। इसने इसको कितने परसेंट से हराया, 20% से हराया। इस 20% की जो वैलिड वोट्स है ना, इसके 20% की वैल्यू ही कितनी दे रखी है, 6000 दे रखी है, खत्म। इसको 2 जीरो यहाँ बढ़ा दो और 6 दूनी 12 यहाँ पे आ गया, तो 12 पंजे 60, 5 के बाद 4 जीरो, ऑप्शन नंबर 1 इज दी हीरो। चलिए वाई की वैल्यू पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, तो भाई ये प्रेजेंट का एज होती है, और इससे 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना है। 12 वर्ष बाद, तो प्रेजेंट से 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है, 13:15। बी की वर्तमान आयु बतानी है। देखो सबसे पहले इनका डिफरेंस चेक करो, 4 और 1 5, 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 13 और 2 15, 2 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस को सेम करो, तो इस एक वाले डिफरेंस को 2 का बना दो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये,
और 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 8 से 13 पे जाने में 5 प्लस हो रहा है, 10 से 15 में जाने में 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों में सेम सेम एज प्लस हो रही है। यहाँ से यहाँ तक प्लस कितना होगा, देखो पहले 8 साल और फिर 12 साल, इट मीन्स सॉरी 8 से 13 पे आने में 5 रेशियो प्लस हो रहे हैं, बट एक्चुअल में कितना प्लस हो रहा है, 20 साल, है ना। पहले वो प्रेजेंट तक आ रहा है 8 साल, फिर 8 साल से आगे जा रहा है 12 साल। इट मीन्स कि 5 रेशियो की वैल्यू जो प्लस हो रहे हैं, इसकी रेशियो 20 है, वैल्यू 20 है। तो 5 रेशियो की वैल्यू अगर 20 है तो एक रेशियो की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। तो इस 10 रेशियो की वैल्यू, बी की आयु पूछिए ना, तो 10 रेशियो की वैल्यू 40 हो गई। 8 साल पहले वो 40 साल का है, तो अभी प्रेजेंट में 8 साल बाद कितने का हो जाएगा, 48 साल का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविड ने एक वस्तु खरीदी और उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक रखा। सिंपल, मान लो क्रय मूल्य हमने माना 100, कॉस्ट प्राइस 100 माना, उसने अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक रखा, तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 110, ठीक है। उस वस्तु को 5% की छूट देकर बेचने पर उसे इतने रुपए का लाभ हुआ। तो अब इसको 5% की छूट देनी है, तो 5% मतलब 1/20, तो 1/20 की छूट देनी है। इट मीन्स कि इस पे कितने की छूट देनी है, 5.5 रुपये की छूट देनी है आपको, ठीक है। तो 5.5 रुपये की इस पे छूट दे देंगे, तो आप इसको कितने में बेचेंगे, 104.5 में बेचेंगे, है ना। तो 100 रुपये की चीज़ 104.5 में बेच रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है आपको, 4.5 का। तो इस 4.5 की वैल्यू ही ये दे रखी है, 4.5 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि 4.5 की वैल्यू ये जो 12.87 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, देखो यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 के बाद पॉइंट है, तो इसमें एक जीरो बढ़ा दो, 2 2 के बाद पॉइंट हो गया, खत्म। पूछा क्या इसने, ये आ गई भाई 1 यूनिट की वैल्यू। पूछा क्या इसने, क्रय मूल्य बताना है, तो क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट, तो इंटू 100 कर देंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 10 18, तो 9 से भी कट जाएगा, 9 एकम 9, 3 इधर गया, 9 चौक 36, 2 इधर गया 9 तिया 27, तो 243 दूनी 80 6 86, 286, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभाकार कमरे की लंबाई इतने मीटर, इसकी चौड़ाई इतने मीटर, इसकी ऊंचाई इतने मीटर है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका डायगोनल ज्ञात करना है। तो भाई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। डायगोनल क्या होता है, सबसे लंबी सीढ़ी, कोई भी सबसे लंबी छड़ी सीढ़ी ये सब चीज़ें पूछते हैं, तो उसका विकर्ण निकालना होता है। और घनाभ का विकर्ण होता है L² + B² + H² रूट के अंदर, ठीक है। तो चलिए L² यानी कि 56 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 56 की गुणा 56 से करो भाई, 6 6 36, 6 5 30 और 3 33, इंटू 5 6 30, 5 5 25 और 30 28, तो ये हो गया 6 3 8 10 और 1 11 3, तो 3136 ये आ गया, प्लस 34 का स्क्वायर निकालो जल्दी से, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13, 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, 6 3 2 5 1 1, तो 1156 हो गया, प्लस एच कितना है इसका, 8 8 64 हो गया, ठीक है। इन सबको जोड़ दो जल्दी से, 3136, 1156 और यहाँ 64, तो 6 6 12 और 4 16, 1 5 5 30 कह रहा हूँ, 5 और 3 8 और 1 9 6 15, 1 2 3 और 4, तो 4356 का रूट निकालना है, 4356, 4356, तो 8 8 64, ये तो एंड में 6 है तो इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, 3 3 9 इसका स्क्वायर नहीं हो सकता, 4356 4356 4356 4356, तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, इसका नहीं हो सकता, इसका 6 6 36 इसका हो सकता है, 2 दूनी 4 इसका नहीं हो सकता भाई, इसी के स्क्वायर में तो एंड में 6 आ सकता है ना, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कैलकुलेशन करनी पड़ती, उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता, टाइम लगता खामखा बेफिजूल में। दो पासे एक साथ फेंका जाता है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है। तो भाई दो दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो उसके टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं, तो जब दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो एक पासे पे 6 होता है, और दो पासों पर टोटल 36 हो जाएगा। ये टोटल रिजल्ट जो आते हैं 36 आते हैं दो पासों को फेंकने पर। उनके अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना, तो देखो जब फेंकेंगे तो 8 कैसे आएगा, या तो 1 और 7, 1 और 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि पासे पे 6 ही होते हैं, तो 2 और 6 आ सकता है, और उसके साथ साथ 6 और 2 भी आ सकता है, ठीक है। 3 और 5 आ सकता है, और 5 और 3 भी आ सकता है, सिंपल। 4 और 4 आ सकता है, 4 4 तो एक ही बात है। अगेन फिर 3 और 5, 3 और वो सब चीज़ें हमने ले ली।
ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5, ये 5 वैल्यूज हैं जो 8 ला सकती हैं। उसने कहा 8 नहीं आना चाहिए, तो 36 में से 5 8 ला सकते हैं, तो 5 हटा दो, तो 31 जो है वो 8 नहीं लाएंगे, तो 31/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने? ओ वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए बी ओ, तो ए बी ओ 60 डिग्री है, ए सी बी बताना है, ए सी बी। देखो अगर ये 60 डिग्री है तो ये त्रिज्या है, तो ये बराबर ये है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो ये भी 60 हो गया। ये दोनों 60 60 है, तो ये ऊपर वाला भी 60 हो गया। और आपको पता है जब केंद्र से एक एंगल होता है और सेम जीवा पे परिधि पे एक एंगल होता है, तो वो जो एंगल होता है ना परिधि वाला, वो केंद्र के एंगल का आधा होता है। तो ये 60 डिग्री का है, तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, सिंपल। समझ पाए बात को? जब केंद्र से कोई एक जीवा पे एंगल पड़ता है, उसके बाद वो उस सेम जीवा से परिधि पे पड़ता है, वो एंगल आधा होता है केंद्र के एंगल से। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 संख्याओं के समुच्चय का औसत पी है। यदि इस समुच्चय में से किसी एक संख्या को 58 से बदल दिया जाए तो औसत p-2 हो जाता है। पहले औसत p था, अब एक संख्या आई, उसके बदले 58 गई, तो उस संख्या के आने से एवरेज 2 कम हो गया। तो जो संख्या 58 आई ना, तो इसके बदले जो संख्या गई थी वो एक्स्ट्रा लेके गई है सबसे, कितना कितना कि सबको 2 2 रुपए की हानि हुई है। मतलब सब में से 2 2 ले गई वो एक्स्ट्रा। 20 संख्याएं हैं, तो सब में से 2 2 ले जाएगी, तो कितना एक्स्ट्रा ले जाएगी? तो 40 एक्स्ट्रा ले जाएगी। 20 दूनी 40, तो 98 जो थी वो संख्या थी। समझ पे? 58 आ गई, उसकी वजह से जो संख्या गई थी उसकी वजह से 2 2 एवरेज कम हो गया, सब में से 2 2 कम हो गया। इट मीन्स कि वो जो गई है उसके बदले जो 58 आई है, ये इतना कम लेके आई है कि सब में से 2 2 कम करना पड़ा। तो जो संख्या गई थी वो इतना एक्स्ट्रा ले गई 58 से, कि सब में से 2 2 कम करना पड़ा। तो अगर मैं उस सब में से 2 2 कम करता तो 20 दूनी 40, 40 कम करना पड़ता। इट मीन्स कि वो संख्या 98 थी जो गई है, बदली गई संख्या 98 थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई इसको कर दो जल्दी से। इसको करेंगे तो भाई इससे इसको काट दो, 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 गया, 3/2 हो गया, 9 दूनी 18, 20 और 5 25/9, और इसकी पावर है 3/2। तो 25/9 को आप लिख सकते हैं 5/3 की पावर 2, और इसकी पावर कितनी है 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5/3 की पावर 3 आ गया। ठीक है, इसमें क्या है, 5 से 5 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 2, 5/3 की पावर कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये भी 5/3 की पावर 3 आ गया, ये भी 5/3 की पावर 3 आ गया। क्या करना है इसका? हमें ज्ञात है कि प्लस करना है, माइनस करना है, क्या करना है? तुलना करने पर हमें ज्ञात है कि पहला व्यंजक दूसरे से छोटा है। अच्छा, दोनों बराबर है ना ये तो। दोनों व्यंजक समान है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, यदि दो प्रकार के अनाज जिनका मूल्य क्रमशः इतने और इतने रुपए प्रति किलो है, 7:5 के अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है? बहुत बेसिक से कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बेफिजूल में इधर उधर की ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। पहले वाले को 7 यूनिट मिलाया जाता है, दूसरे वाले को 5 यूनिट। तो मैंने कहा पहले वाले में से 7 किलो मिला देता हूँ, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है। प्लस दूसरे वाले में 250 रुपये किलो, उसमें से 5 किलो मिला दिए, तो 25 पंजे 125, 1250। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने कितने रुपए का हो गया वो, 4, 5 और 1 6, 4 2 6, 1 और 1 2। ठीक है, और कुल मैंने कितने क्या पूछा, मिश्रण का प्रति किलो मूल्य, तो मैंने 12 किलो मिलाया इसमें, 12 किलो राशन लिया है, इतने रुपए का पड़ा है, तो 1 किलो कितने का होगा, 12 दूनी 24, 2 इधर गया 12 दूनी 24, 2 इधर गया 12 दूनी 24। क्या बात है, 222। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 248 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में इतने की चाल से चलने वाली x किलोमीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 30 सेकंड में पार करती है। तो x का मान बताना है। तो x मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, जब एक दूसरे के सामने चल रही है ना, समान दिशा में, सॉरी, इस डायरेक्शन में ये दोनों चल रही है। तो जब सेम डायरेक्शन होती है तो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना डिस्टेंस चलती है, दोनों की लेंथ के बराबर। तो एक की लेंथ है 248 और दूसरी की लेंथ है x। ठीक है, अपॉन में स्पीड, जब सेम डायरेक्शन में होती है तो स्पीड माइनस हो जाती है। तो एक की 88, एक की 34 है, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 3 गया, सॉरी हाँ 8 में से 3 गया 5। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, क्योंकि टाइम जो है ना वो सेकंड में दे रखा है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 3 = 54, 5 × 15, तो इनकी स्पीड आ गई 15, और टाइम कितना है 30 सेकंड। क्योंकि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो वो हमने उस हिसाब से लिख दिया। ये 15 इधर गया तो 15 × 3 = 45, 450 हो गया।
तो एक्स की वैल्यू आ गई 450 माइनस 248। 10 में से 8 गया 2, 0, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बताना है। बहुत आसान, इसकी ट्रिक भी रट लो भाई। मैंने भी देखी थी, यूट्यूब से कहीं से देखी थी इसकी ट्रिक। ठीक है, तो वो रट लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका बहुत लंबा फॉर्मूला होता है, बट आपको करना है क्या, इसमें किसी भी एक को जीरो बना दो। पहले किसी भी एक के कोऑर्डिनेट्स को जीरो बना दो। जैसे इसको जीरो बनाते हैं, तो इसमें -2 करना पड़ेगा और इधर -3 करना पड़ेगा, है ना। 2 में से -2 गया तो जीरो बन गया, और 3 में से -3 जीरो बन गया। अब सेम ऑपरेशन सबके साथ कर दो, इसके साथ भी सेम ऑपरेशन करो। पहले में से -2 घटाएंगे तो -1 -2 कितना हो गया, -3। और दूसरे में से -2 घटाएंगे तो 2 में से -2 गया 0। ठीक है, ठीक है। तीसरे में से -2 गया, एक सेकेंड, 2 0 आएगी तो आंसर 0 आ जाएगा फिर तो। इसमें -2 घटा, अच्छा अच्छा, इसमें -3 घटाएंगे ना दूसरे वाले में, तो 2 में से -3 गया, माइनस का 1 बचेगा। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, पहले में से -2 घटाया हमने, दूसरे में से -3, तो सेम सबके साथ करना है। पहले में से -2 घटाया, ये आ गया। दूसरे में से -3 घटाया, -1 आ गया। इसमें से -2 घटाएंगे, फिर से 0 आ गया, पर 2 0 नहीं होनी चाहिए बस। दूसरे में से -3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें करना क्या होता है, ये बाहर बाहर वालों को मल्टीप्लाई करना होता है, अंदर अंदर वालों को मल्टीप्लाई करना होता है, और इनके डिफरेंस को 2 से भाग करना है, सिंपल। ठीक है, तो 4 दिया कितना हो गया, 12 हो गया, माइनस एक की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, और इसका आधा करना होता है, सिंपल। ठीक है, एक को 0 बना के बाकी दो का जो सेम ऑपरेशन करके, जो हमने पहले वाले के साथ किया था 0 बनाने के लिए, वही सेम सबके साथ करके, इसमें अंदर अंदर वालों की इनकी मल्टीप्लाई और ये बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई, और जो डिफरेंस आएगा इनका उसको 2 से भाग करेंगे, तो 2 6 12, तो 6, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अभियांत्रिकी अनुभाग में लड़कों और लड़कियों के बीच अनुपात इतना है, तो अभियांत्रिकी शाखा में लड़कों की संख्या बतानी है। अभियांत्रिकी शाखा में 31% लोग हैं, और कुल छात्रों की संख्या 8,000 है, तो 8,000 का 31% जो है वो अभियांत्रिकी के हैं। और इसमें से लड़कों की संख्या बतानी है, और लड़कों और लड़कियों के अनुपात जो वो इतना है, 3:2, तो टोटल 5 हैं अगर, तो 5 में से 3 लड़के हैं, तो इसका 3/5 निकालना है, सिंपल। तो 2 0 से ये 2 0 खत्म, 5 से 16, 16 पंजे 80। ठीक है, तो 31 गुना 16 तिया 48, तो 31 गुना 48, 31 गुना 48, 31 गुना 48, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंपल। क्योंकि 31 की गुना 48 से करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, और एक ही ऑप्शन में 8 है। यही देखना था, वरना तो मल्टीप्लाई करते हैं अभी जल्दी से। एक संकट के कारण राज्य ए से कुछ लोग राज्य बी में चले गए, इस प्रकार दूसरे राज्य की जनसंख्या इतनी वृद्धि हो गई जनसंख्या में। हालांकि बाद में वे सभी राज्य ए में वापस लौट आए, तो गणना कीजिए कि बी की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अच्छा, ए से बी में चले गए तो बी की जनसंख्या जो है वो इतने प्रतिशत बढ़ गई, दूसरे राज्य की जनसंख्या इतनी बढ़ गई। तो मैं दोनों की सेम जनसंख्या मान लेता हूँ पहले। ठीक है, तो मैंने कहा 2 के बाद पॉइंट है, तो 100 के बाद 2 0 और लगा दो, तो मैंने इतनी जनसंख्या मान ली, तो इसकी भी इतनी थी। ठीक है, इतना मैंने मान लिया। इसमें जब ये लोग यहाँ से यहाँ गए थे, तो इनकी जो जनसंख्या है वो इतने परसेंट बढ़ गई, यानी कि 1,996 इतनी बढ़ गई। तो टोटल कितनी होगी, 10,000 में 11,996 हो गई, इतनी हो गई। ठीक है, अब ये वापस से इधर चले गए, तो इसमें कितने की कमी आ गई, तो इस 11,996 में से 1,996 इधर चले गए, तो कितने की कमी है ये बताना है, तो इंटू 100 कर दो। समझ पा रहे हो, ये 11,996 हो गए थे। इसके बाद ये 1,996 वापस चले गए, यानी कि 1,996 कितने प्रतिशत के बराबर है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे चलेगा काम अप्रोक्स से भाई, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। अप्रोक्स से आ सकता है आंसर बिल्कुल। तो 996 है, तो इसको 12,000 बना दो, 12,000। ठीक है, तो भाई 2 0 से तो 2 0 खत्म, अब 12 से काटो इसको, तो 12 एकम 12, नीचे 10 है, 12 एकम 12 7, 12 6 72 पॉइंट, 7 बचा, 12 6 72, तो 16.6 के समथिंग, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अप्रोक्स बना देना नीचे वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 लड़के एक साथ काम करते हुए 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, तो 22 लड़के एक साथ काम करके 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 25 लड़के, तो बराबर 25 लड़के 25 बॉयज़ और 12 लड़कियां 12 गर्ल्स उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो मिलकर 8 दिन में काम कर सकते हैं। केवल 6 लड़कियां एक साथ काम करते हुए किस उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे।
तो भाई 25 अट्ठे 200 बी प्लस 12 अट्ठे 96 जी। ठीक है, तो 220 हो गया, ये इसमें से इधर गया तो ये 20 बी आ गया बराबर 96 जी। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। बॉयज़ की एफिशिएंसी 24 है और गर्ल्स की एफिशिएंसी 5 है। तो अगर बॉयज़ की एफिशिएंसी 24 है तो टोटल काम कितना आ गया, 22 गुना 24 गुना 10, ये टोटल काम है। इसको 6 लड़कियां करेंगी तो एक लड़की की एफिशिएंसी कितनी है, 5, और 6 लड़कियां करेंगी तो 6 पंजे 30, तो ये इससे खत्म। 3 अट्ठे 24, तो 8 दूनी 16 और 1 17, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए। हम्म। किस धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना होगा। देखो, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जो होता है वो 3 वर्ष का, पहले एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी तो नहीं है क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर सोमवार को प्रिंट किए गए कुल पृष्ठों की संख्या, इसमें भी कैलकुलेशन है, एक बार इसको ही देख लेते हैं। देखो, 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर पूछ रहा है, बता रखा है उसने। देखो, 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है, 3:3:1, ये रेशियो आपको याद रखना है, गोल्डन रेशियो कहते हैं, बहुत फेमस भी है। तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो 3 साल यानी कि 20 की क्यूब जो होगी वो होगी प्रिंसिपल। ठीक है, 20 की क्यूब प्रिंसिपल है। तो इसमें सब में 1/20 निकालना है इसका, तो इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 की पावर 2। फिर इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये दोनों, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है, 20×3 = 60 और 1 + 1 + 1, ये होता है 3 साल का डिफरेंस। तो 61 जो है, ये 3 साल का डिफरेंस होगा, 61 यूनिट, और 61 की वैल्यू दे रखी है 15.25। तो 61 की वैल्यू 15.25 जो है, ये 61 की वैल्यू है। और हमने प्रिंसिपल क्या माना था, 20 की क्यूब। तो यानी कि 20 की क्यूब की वैल्यू बतानी है, 2 दूनी 4 दूनी 8,000, 8,000 की वैल्यू बतानी है। तो ये पॉइंट दो हट गया, पॉइंट नीचे 2 0, 2 से ये 2 कैंसिल। अब इसको काटे हैं तो काटने की कोशिश करते हैं, चलो। 61 दूनी 122, 30 बचा इधर गया तो 6 पंजे 30, 5 बार में गया, 25 अट्ठे 200, तो 2,000, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। और क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है इसलिए हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टाइम खत्म हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको सवाल समझ में आने चाहिए बस सारे। ठीक है, देखें कुछ गलत तो नहीं हुआ। नहीं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। हमने 28 अटेम्प्ट किए हैं, जो कि हम 29th जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा 5-10 सेकंड कम हो गया, इस वजह से उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। बाकी कोई नहीं, आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने हैं तो हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया है। ठीक है, तो ये वाला था, इसका हमारा आंसर क्या आया था, इसका क्या आंसर आ रहा था, 2,000। देखा, 2,000 ही करेक्ट आंसर है। अरे, इन्होंने सॉल्यूशन नहीं दे रखा क्या, नीचे सॉल्यूशन नहीं है क्या इनका, सॉल्यूशन देना बंद कर दिया गया इन्होंने। और हमारा दूसरा कौन सा क्वेश्चन छूट गया था, ये वाला छूट गया था। ठीक है, इतना लेंदी नहीं था, कभी आपको लगे कि इतना लेंदी है कि छूट रहा है, आपको समझाते समझाते, है ना, ऊपर से माउस से लिखना होता है, वरना बहुत आसान था, टाइम से पहले कर दोगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने क्या बोला है भाई, यदि सभी प्रिंटर द्वारा मिलाकर सोमवार को प्रिंट किए गए पृष्ठों की कुल संख्या, सोमवार कहाँ है इसमें, सोमवार नहीं दे रखा। सोमवार को प्रिंट किए गए पृष्ठों की कुल संख्या सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर शुक्रवार को प्रिंट किए गए पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक थी। तो सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर सोमवार को प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या बताओ, ये क्वेश्चन था क्या कुछ, इसको छोड़ सकते थे क्या, नहीं छोड़ते, टाइम थोड़ा सा होता, 1 मिनट तो कर देते इसको भी। कह रहा है जो सोमवार को प्रिंट किए गए पृष्ठों की कुल संख्या है वो सभी मिलाकर शुक्रवार को जो प्रिंट किए गए, तो शुक्रवार को प्रिंट जो किए हैं उसको निकालो, 8 7 15, 5 20, 2 9 2 11, 9 2 11, 11 7 18, 20 6 26, 26 और 4 30 और 4 34, 3 8 और 3 11, 11 8 19, 20 7 27, 27 और 3 30 और 5 35, इतने जो थे ये टोटल प्रिंटर पृष्ठ पेज है। ठीक है, इतने प्रिंट किए गए पृष्ठ हैं टोटल, इससे 15% अधिक है सोमवार को, तो 15% इसका निकालना है, तो 10% इसका हो गया भाई 354, और 5% कितना हो जाएगा इसका, आधा, यानी कि 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। ठीक है, ठीक है, तो 7 4 11, यहाँ लिख लेता हूँ डायरेक्ट, 7 4 11, 1 7 5 12 और 1 13, 1 3 4 और 1 5, तो इतने एक्स्ट्रा पेज है, तो 1 4 3 7 5 5 10 4,
तो 4071 यही पूछा है ना, प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या 4071 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इन्होंने दे रखा है इसका सॉल्यूशन, उसका नहीं दे रखा, तो शायद गलती से नहीं दिया होगा उसका सॉल्यूशन, बाकी सबका दे रखा है आई थिंक। ठीक है, तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो ऑलमोस्ट 30 के 30 क्वेश्चन हो गए। तो आसान था, कोई ऐसे एज सच कुछ नहीं था। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो आपको सीखने को मिलती हैं, उनको नोट कर लिया करो आप। ठीक है, मैं अगेन वही चीज़ कह रहा हूँ कि आप इसको इस तरीके से देखने मत आया करो कि मेरे कितने मार्क्स आए और ये सब चीज़ें। तो ये सब यूट्यूब पे चमकाना और वो सब चीज़ें, आपको यहाँ पे मेरा मेन मोटिव है सॉल्यूशन कराना। ठीक है, तो आप यहाँ सॉल्यूशंस देखिए और इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें अगर आप सीख सकते हैं तो वो चीज़ें सीखिए, नोट्स में ऐड करा करिए उसको। अगर आपके कोई मान लो कोई क्वेश्चन गलत हुआ इसका, या कोई क्वेश्चन आपको ऐसा था कि बहुत ज़्यादा टाइम ले गया, तो उसके जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं यहाँ पे अगर कोई मिलती है, या फिर आपको ऐसी कोई अप्रोच मिलती है कि वो आपका टाइम बचा सकती है, तो उसको नोट्स में ऐड करिए और बाद में उस क्वेश्चन को उसी तरीके से करने की कोशिश करिए बार बार। ठीक है जी, तो चलिए फिर ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट, जिसमें हमने 30 के 30 क्वेश्चन किए। बाकी 28 है, क्योंकि हमने टाइम की वजह से एक तो आंसर टिक नहीं कर पाए थे और एक क्वेश्चन देख नहीं पाए थे। ठीक है, तो 30 के 30 क्वेश्चन बहुत डुएबल थे। तो ये रहा हमारा, इसमें और क्या स्कोर कार्ड होगा, एक मैथ्स का ही तो है बस, तो अलग अलग तो इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए फिर ये था मैथ्स के मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।